एएनबी न्यूज देख रहे आप। मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। 7 समंदर पार से सुपर एजेंसी की एंट्री और अब कांप रहे गैंगस्टर। इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और विदेशों में बैठे उनके गुर्गों पर बड़ी अंतरराष्ट्रीय गाज गिर चुकी है। अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एफबीआई ने कनाडा और स्पेन की पुलिस के साथ मिलकर एक महा ऑपरेशन हार्डबॉल लॉन्च कर दिया और इस ऑपरेशन के तहत लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के नेटवर्क पर जबरदस्त प्रहार किया गया। पिछले एक दशक से विदेश की धरती से इन गैंगस्टरों ने जिस तरीके से पंजाब और भारत में रंगदारी रैकेट, हत्या और सुपारी किलिंग जैसे धंधे को अंजाम दिया और विदेश में भी गैंगवार में हत्या जैसी वारदातें की, इस तरह के बढ़ते मामलों ने अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। यानी कि जेल की सलाखों के पीछे से दुनिया भर में अपना खौफनाक नेटवर्क चलाने वाले गैंगस्टर पर अब कानून का ग्लोबल शिकंजा कस चुका और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी जांच एजेंसियां इस सिंडिकेट को नस्तनाबूद करने के लिए एक साथ आ चुकी है। जाहिर है कड़े इंटरनेशनल प्रेशर से गैंगस्टर की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है और इससे गैंग के सामने फंडिंग के रास्ते भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हवाला नेटवर्क जो है और जबरन वसूली के पैसों को विदेशों में भेजने वाले रास्तों, जिनमें क्रिप्टो करेंसी और शेल कंपनियों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। वहीं अब तक ये गैंगस्टर विदेशों जैसे कनाडा या फिर अमेरिका को सुरक्षित ठिकाना मानते थे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के कारण अब वहां की सरकारें भी इन पर सख्त कार्रवाई कर रही है और टॉप कमांडर के पकड़े जाने या अंडरग्राउंड होने के कारण गैंग के ग्राउंड शूटर्स में भी डर का माहौल पैदा हो गया। लेकिन एफबीआई यह भी बता रही कि भारत की जेलों में अमेरिका और दूसरे देशों में अपराध के नेटवर्क चल रहे और इस नेटवर्क के 100 ऑफ मेंबर अमेरिका में टारगेट किलिंग, अपहरण और फिरौती में शामिल हैं। यानी कि एफबीआई ने भारत के पुलिस सिस्टम को भी उजागर किया और यह ऐसा मामला है जो दुनिया भर में रहने वाले जाने कितने भारतीयों को प्रभावित करने वाला है। अब आज की हमारे इस डिबेट में हम करेंगे सवाल कि जो भारत अमेरिका को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सप्लाई कर रहा था, वो भारत क्या हार्डकोर क्रिमिनल्स की सप्लाई कर रहा? पुलिस सिस्टम और देश की साख पर उठ रहे तमाम सवालों का खुलासा करता सबसे पहले वीडियो देखेंगे और इसके बाद हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत होगी। सबसे पहले सुनते हैं एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का यह बयान। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rohit Godara, are charged with racketeering conspiracy. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada, identified by his initials HSN in the indictment. The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. One of the defendants, Gundarpreet Singh, is a police chief in India charged with attempting to extort victims here in Los Angeles by threatening to file a false murder charge against them in India. This organization engaged also in drug trafficking in the LA area. The gang's leader, defendant
Bhagwanpuria personally directed the transportation and distribution of large loads of cocaine within California from his jail in India. India is very happy with today's operation, and they're happy that we're going after this. Look, the United States is unique in that we have the power to reach people outside our borders. We can some of these guys are already in jail cells in India, so obviously that's not enough to restrain their activities. When they come to a federal penitentiary here in the United States, I guarantee you, he won't be extorting any more victims once he's in our custody for hopefully a very long time. तो सुना आपने, ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में पहले से ही भारत और अमेरिका के बीच के तनावपूर्ण माहौल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की प्रत्यर्पण मांग एक नया कंट्रोवर्शियल इश्यू बनकर उभर सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बिश्नोई को इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का सरगना बताया और इसी मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए पंजाब के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, रिटायर्ड सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुशील कुमार जी, आम आदमी पार्टी से राजकुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज नेशनल में। सबसे पहला सवाल पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, आप ही से रहेगा। पंजाब के बदमाशों का इंटरनेशनल सिंडिकेट का मामला सामने आया। विदेश में बैठे सरगना रंगदारी से लेकर नशा तस्करी तक अपराध का जाल फैला चुके थे। यह महज अपराधी नहीं सर, बल्कि कॉरपोरेट की तरह चलने वाला खतरनाक सिंडिकेट बन चुका। और अब जिस तरीके से कहा जा रहा इस सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा, लेकिन सवाल अब यह है सर, आखिर कैसे फैलता है यह ग्लोबल क्राइम नेटवर्क? भारत की जेलों या विदेशों में बैठकर ये जो गैंगस्टर हैं वो किस तरह से शूटरों को निर्देश दे सकते हैं और फंडिंग का जो ये खेल है वो कैसे खेला जा सकता है? 10 सालों से जो बिश्नोई भारत की जेलों में बंद है उसका नेटवर्क अमेरिका तक चल रहा, ये किसकी नाकामी मानते हैं आप? नमस्कार लोकेश, आपको भी, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी और आपके सुनने वालों का भी जी। देखिए लोकेश, मैं एक सिंपल सी आपके सवाल से करना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले जो एक डिस्ट्रिक्ट में होता था, फिर एक स्टेट में गया, फिर इंटरस्टेट हो गया और धीरे धीरे वो इंटरनेशनल रैकेट बन गया जी। और जो रीच एक डिस्ट्रिक्ट से निकल की स्टेट से इंटरस्टेट गई, वो इनकी अब आउटरीच इंटरनेशनल हो गई जी। और इसमें बहुत लंबी कहानी है कि जो एक बदमाश हमारे पुलिस स्टेशन में सर्वेलेंस के अंडर रहता था, डिस्ट्रिक्ट में रहता था, अगर उसने इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना तो सर्वेलेंस होती थी, लेकिन अब वो जेलों में भी बैठ के अपना ऑपरेशन चला रहे हैं और इंटरनेशनल कनाडा, यूके, अमेरिका, मिडिल ईस्ट बैठ के अपना ऑपरेशन चला रहे हैं और एक नेक्सस बन गया है जिसमें ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आर्म्स स्मगलिंग इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी का नेक्सस हुआ और इसका नुकसान बॉर्डर स्टेट्स को ज्यादा हो रहा है। और जितने भी आपने ये नाम लिए हैं गैंगस्टर्स के, गोल्डी बराड़ है, लॉरेंस बिश्नोई है, जग्गू भगवानपुरिया है, गोदारा है, ये किसी ना किसी तरीके से पंजाब में लिंक्ड हैं और जग्गू भगवानपुरिया पंजाब की जेल में है, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में है जी। और अब जो पॉइंट मैं लेना चाहता हूं इस बात से कि कैसे नेक्सस के साथ ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर जेलों में जाते हैं, फिर बड़े स्मगलर्स को, बड़े गैंगस्टर्स को मिलते हैं और धीरे धीरे इनकी एक टीम बन जाती है और वो वर्ल्ड में एक्सटेंड होगी। लेकिन मैं आपकी लोकेश डिस्कशन अल्टीमेटली एक बात पे लाना चाहता हूं कि जो अब FBI ने, CIA ने, RCMP ने, कनाडा ने, अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज में और जिसमें मुझे मालूम है कि जिनको ये 5 आईज कहते हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इनका इसमें आपस में अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन है। सबसे बड़ी बात
आप देखोगे कि काफी 2-3 साल से ये बात चल रही थी, जब जस्टिन ट्रूडो थे और हिंदुस्तान अपनी बात उठाता था, जस्टिन ट्रूडो अपनी उठाते थे, फिर उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक टग ऑफ वॉर बन गई कि नहीं ये आपके पास है, ये हमारे पास है, ये हमने नहीं किया, ये आपने नहीं किया। और पहुंचते पहुंचते निखिल गुप्ता, यादव, और अब मार्च के महीने में हमने एनआईए के एक ऑपरेशन के तहत नॉर्थ ईस्ट के साथ एक अमेरिकन और 6 यूक्रेनियन अरेस्ट किए। सो मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो बात हुई है जिसको हम ऑपरेशन हार्डबॉल कह रहे हैं, ये सारे ही एक बास्केट में आ गए हैं। बिल्कुल। और इसके लिए एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्टेशंस, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स जो गवर्नमेंट्स के हैं वो सारे इन प्ले आ जाएंगे। और आपके सुनने वाले के लिए बताना चाहता हूं कि एफबीआई ने जिन 37 बंदों को नॉमिनेट किया है उनमें 24 में उन्होंने अरेस्ट किया है जो ड्रग्स के और ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ी अरेस्ट जो उन्होंने की है वो ब्रिटिश कोलंबिया से, सरी से की है, जो एक ढांडा नाम का, रोलेक्स नाम का रैंडी एलियस जो उसके हैं, उसको उसके घर से हेलीकॉप्टर से उठा के, जैसे ओसामा बिन लादेन को उठाया था, उसको सरी से उठा के एफबीआई लेके अपने पास ले गई है। ठीक है। आप जब इन बातों पे आके गौर करोगे, ध्यान दोगे और आपके सुनने वाले में देंगे, तो आप देखोगे कि जो इसका नाम हार्डबॉल है, अब इसके बहुत सारे आने वाले समय रेमिफिकेशंस हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और बाकी गवर्नमेंट्स, और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एनआईए, जेल्स डिपार्टमेंट, और हमारे 2 बंदे जो बैठे हुए हैं, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया, इनकी एक्स्ट्राडिशन की बात होगी। ठीक है। लेकिन एक बात जरूर है, इस सारे मसले में पंजाब को रिलीफ मिलेगा। एक सवाल मेरा राजकुमार जी आपसे रहेगा, जो काम पंजाब की पुलिस बरसों से नहीं कर पाई, क्या वो काम 7 समुंदर पार बैठी अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई कर लेगी? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े विदेशी आका अनमोल बिश्नोई पर जैसे ही अमेरिकी धरती पर शिकंजा कसा गया, वैसे ही पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। सर, क्या आखिर क्यों पंजाब से भागे गैंगस्टर विदेशों में ऐश करते रहे? क्यों हमारी इंटेलिजेंस जो है वो फेल साबित हुई? और जिस तरीके से अमेरिका ने पंजाब पुलिस के एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा पर $4 लाख की रंगदारी से जुड़े मामले में शामिल होने का आरोप लगाया, इस पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देखो जी, मेरी ओर से सभी को नमस्कार और सत श्री अकाल जी। बात यह है कि पंजाब ने हमेशा गैंगस्टरों के ऊपर वार किया है, चाहे उन्होंने कोई गैंगस्टरों की जो संपत्ति थी वो हमने जब्त की, उनके ऊपर वार किया। तकरीबन 40,000 से ज्यादा हमने उनके ऊपर एफआईआर की, तो तकरीबन 1,000 से ज्यादा उनके मॉड्यूल हमने तोड़े। तो अभी जैसे विदेशों में बैठे हुए जैसे 37 से ज्यादा जो गैंगस्टरों के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनसे राब्ता क्यों नहीं तय किया? जब भी बात होती है तो सिर्फ एलिगेशन आ जाता है पंजाब के ऊपर। पंजाब ने तो गैंगस्टरों को खत्म किया पंजाब के अंदर। आप मुझे बताओ, जो बिश्नोई कहाँ बैठे हुए हैं? साबरमती जेल के अंदर कहाँ से रख चला रहे हैं? किनकी सरकार है वहां पे? क्या उनको नहीं पता कि वो साबरमती जेल के अंदर बैठ के क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या कांड कर रहे हैं, क्या क्या फरोती कर रहे हैं? उन्होंने आंख बंद कर रखी है। सिर्फ एक एजेंडा सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी ना किसी तरीके से पंजाब को बदनाम किया जाए। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पंजाब ने काफी हद तक 90% से ज्यादा हमने पंजाब के अंदर गैंगस्टर खत्म कर दिए हैं। मैं स्वागत करता हूं जो अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने इन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, पकड़ने की कोशिश की, हम धन्यवाद करते हैं उनका। गैंगस्टर कहीं भी हो वो देश के लिए, विदेशों के लिए ठीक नहीं होते। इसलिए जो उन्होंने काम किया, मैं उसकी पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को बधाई देता हूं। पर नाकामी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उन्होंने वो जो एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी या कनाडा एजेंसी या कोई और भी यूरोपियन जो एजेंसी है, उन्होंने साबित कर दिया कि जो हिंदुस्तान की जो अपनी विदेश नीति है बिल्कुल फेल हो चुकी है। ठीक है, इन्होंने काम नहीं किया। इसी का जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी, आपने जो सवाल उठाया है इसी का जवाब मैं लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा। गृह मंत्री
अमित शाह से सवाल बनता है, साबरमती जेल में बंद विश्नोई तक फोन कौन पहुंचाता है? भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में यह कैसे संभव हो सकता है? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से यह सवाल बनता है, सिलचर जेल से भगवानपुरिया का 1000 गुर्गों का नेटवर्क कैसे चलता रहा? और सवाल पूरी भारतीय जनता पार्टी से बनता है, हर साल पुलिस प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होती है, इनकी नाक के नीचे यह सब होता रहा, क्या इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती भी है या नहीं? देखिए, देश में कहीं भी कुछ हो तो जवाबदेही तो सबकी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है प्रदेश का होता है तो सीधा सीधा सरकारों को, भारत सरकार को घेरना भी उचित नहीं है। अपने अपने कम से कम प्रदेश का देखा जाए। मगर स्पेसिफिकली अगर सवाल पूछा आपने कि वहां के जेल में हैं, तो ये तो जांच का विषय है। और एजेंसियां, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की एजेंसियां शांत हैं कि कहां से उसका नेटवर्क है कि नहीं है, कि बाहर का कोई गैंग चला रहा है, उसका नाम हो रहा है, फोन पहुंच रहा है कि आदमी पहुंच रहा है, क्या हो रहा है, ये जांच का विषय है और ये एजेंसियां कर रही होंगी। लेकिन भारत सरकार की बात आई है तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अगर जो बीड़ा उठाया है, देखिए हमने नक्सलवाद खत्म करने का बीड़ा उठाया और एक डेडलाइन दी माननीय गृह मंत्री जी ने, उसमें नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमने किया। अब पूरे हिंदुस्तान में नशे को समाप्त करने का, जो ड्रग का सिंडिकेट है, समाप्त करने का बीड़ा उठाया गया है, उस पर काम चालू है। अभी 3-4 दिन पहले पूरे देश के पुलिस अफसरों की बैठक माननीय गृह मंत्री जी के साथ हुई है। तो वो चाय पानी के लिए तो आए नहीं होंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर को सही करने के लिए आए होंगे, अपने जो है जहां जहां अपराध बढ़ा है उसको सही करने के लिए बुलाए गए होंगे। तीसरी बात, कि जो हम स्मार्ट बॉर्डर बनाने का लक्ष्य लेकर चले हैं, वो किस चीज के लिए है? इस पूरे देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कारोबार कहां से होता है? पंजाब से होता है। इसमें जितनी सरकारें आती हैं सभी कहती हैं कि भाई हम सब खत्म कर देंगे, लेकिन जो अभी राजकुमार जी कह रहे हैं, राजकुमार जी आपके पास जी। कहीं पंजाब में अपराध कम नहीं हुआ है, कहीं कोई, ये राजकुमार जी आ रहा हूं। सरकार जब से आई है आम आदमी पार्टी की, तब से अपराध बढ़ गए हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग कह रहे हैं, वहां की जनता कह रही है, वहां के राजनीतिक दल कह रहे हैं। वहां का बीड़ा जो है ड्रग्स को खत्म करने का, वो सिंडिकेट खत्म करने का हम काम कर रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार कौन चला रहा है? ऑपरेशन प्रहार जो है केंद्रीय एजेंसियां लोकल पुलिस के साथ मिलकर चला रही हैं। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं और जिससे कि अपराध चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, हमने जहां जहां से प्रत्यर्पण संधि है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे स्पेन हो, हमने सब वहां से अपराधियों को यहां लाने का काम किया। ये लोग तो उत्तर प्रदेश का अपराधी मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ रोहतक जेल में रखे हुए थे, इनके पहले की सरकार जो थी। तो ये लोग तो वहां पल्लवित और पुष्पित करने का काम करते हैं और हम लोग नेस्तनाबूद करने का काम करते हैं। अश्विनी चाहे वो उत्तर प्रदेश का सवाल मेरा अपराधी हो। सुशील कुमार जी से रहेगा, सबको पूरा मौका दूंगा। सुशील कुमार जी, आप ही से मेरा सवाल रहेगा। देखिए, जेलों में मोबाइल मिलना और वहां से गैंगस्टर के इंटरव्यू तक ब्रॉडकास्ट होना, यह पंजाब पुलिस के लिए बड़ी किरकिरी बना। आपको नहीं लगता गैंग की डिजिटल एक्टिविटी और इंटरनेशनल मनी ट्रेल, यानी कि हवाला को ट्रैक कर उनके ठिकानों को नस्तनाबूद किया जाता? और क्या मानते हैं सुशील जी, जब तक पुलिस महकमे में राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म नहीं होता, कड़े कानून पंजाब में सख्ती से लागू नहीं होते, क्या तब तक लोकल लेवल पर इस सिंडिकेट को तोड़ना मुश्किल है? हाँ जी, गुड इवनिंग पहला सारे पैनलिस्ट ਨੂੰ जी, ਖਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ जी, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। हम्म, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं तो पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई मुद्दा रह नहीं जाता। आज जो हम बात कर रहे हैं बात है इंटरनेशनल की,
बिल्कुल। आज कितना बड़ा रह गया, किसी को ढूंढना, किसी को मिलना, किसी से कांटेक्ट करना। इतने सोशल मीडिया, मोबाइल, इतने ऐप आजकल, बिल्कुल ये संभव नहीं है कि ये पंजाब में नशा ज्यादा आया इसलिए ये गैंगस्टर ज्यादा आ गए, या पंजाब का रोल था ज्यादा, पुलिस ने करना था। ये दोनों एजेंसी को मिलकर करना था। आज हम ये नहीं कह सकते। सबसे पहले जो मेरा एक इसमें कहना है कि दोनों एजेंसी ने आजकल ड्रग्स और गैंगस्टर पे जोर दिया, लेकिन इनको शुरू कहां से करना चाहिए? शुरू इनको करना चाहिए इकोनॉमिक ऑफेंस से। जी। सारी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम की जड़ है वो पैसा, जी। गरीबी, जरूरत, एम्प्लॉयमेंट, ये है सारी प्रॉब्लम। बिल्कुल। आज हमारी हिंदुस्तान की सरकार, पंजाब सरकार की सेंट्रल एजेंसीज पे हम एक दूसरे ये जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते, और ये जिम्मेवारी छोड़ी है तभी आज हमने इंटरनेशनल पे अपना आप को नीचा हम दिखे हैं जी। कि हमारे जो क्रिमिनल है वो दूसरी एजेंसी, आउट ऑफ इंडिया एजेंसी जो है वो पकड़ने आ रही है। बिल्कुल। ये ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। पंजाब पुलिस इतनी कैपेबल और इतनी फोर्स रही है, जिसने, आपने देखा भी होगा कि डार्क जो है नक्सलाइट मूवमेंट पंजाब पुलिस ने भी की खत्म, टेररिज्म पंजाब पुलिस ने खत्म किया। और ये नहीं कह सकते पंजाब पुलिस में आज किसी तरह की कोई कमी है या कोई प्रोफेशनल इनमें कोई शॉर्ट कमिंग्स आई, लेकिन जो है अब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर सरकारों का एक मुद्दा बन गया जी। एक कोई ना कोई इशू लेकर आज सरकार जो भी आ रही है पिछले कुछ सालों से जी। वो कोई ना कोई इशू को लेकर आ रही है। अभी हमें सरकार में मौका दो तभी हम करेंगे काम। बिल्कुल। बिना सरकार के जब आपके पास एजेंसीज हैं उनको क्यों नहीं आप काम में लेकर आते? जी। अदरवाइज ऐसा नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि रोज करो पहचान घर किसका है, और रोज लगाओ आग घर किसका है, मगर आग लगाने वालों ये याद रहे आग नहीं देखेगी फिर घर किसका है। बिल्कुल। आज जो हमारी प्रॉब्लम बढ़ी है ये पूरी एक सूबे की नहीं है, एक स्टेट की नहीं है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, अब तो ये इंटरनेशनल हो गए। बिल्कुल। अब हमने ये कोई थोड़ा गैंगस्टर कोई एक पार्टी का ही होगा या दूसरी पार्टी का होगा, या गैंगस्टर या नशे वाले एक पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दूसरी को नहीं करेंगे, वो तो अपना मौके का फायदा उठाएंगे। सही है। अब कोई कहता है सुशील ये जी, पंजाब बॉर्डर स्टेट आता है हूं इसलिए आपके इसमें पास। नशा आता है। गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, आपसे सवाल रहेगा, कभी एक दूसरे के करीबी रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क के कामकाज को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। एफबीआई के जांच से जुड़े दस्तावेजों की माने तो दोनों गैंग क्राइम को अंजाम देने के लिए नाबालिग, आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं और महिलाओं का इस्तेमाल करते थे। अब सवाल यह है सर, लॉरेंस बिश्नोई जो 10 सालों से भारत की जेल में है, वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में हत्या का नेटवर्क इसका कैसे चलता रहा? इस सवाल का जवाब एफबीआई ने तो दे दिया, लेकिन भारत सरकार ने तो दिया नहीं। साबरमती जेल में बंद बिश्नोई हत्या के आदेश दे रहा, सिलचर जेल में बंद भगवानपुरिया दुनिया भर में 1000 से ज्यादा गुर्गों का नेटवर्क चला रहा। अब सवाल यह है, भारत की पुलिस क्या यह सब कुछ देखती रही? मुकेश जी, यही सबसे बड़ी सीरियस बात है। और जैसे जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट हमने इकट्ठे काम भी किया, सुशील जी बता रहे थे, मैं आप वाले और बीजेपी वाले एक पॉलिटिकल मैटर है जी। मैं भी पॉलिटिकल इक्वेशन पे जा सकता हूं, लेकिन सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लेम कर रहे स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट कर ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। ये दोनों की बात नहीं होनी चाहिए। मेन बात ये है कि जो स्मगलिंग हो रही है उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर शामिल है, वो स्मगलिंग क्रॉस बॉर्डर हो रही है। और जो गैंगस्टर्स की अप्रोच है, जैसे जग्गू भगवानपुरिया अक्टूबर 2025 तक बठिंडा जेल में था जी। अक्टूबर 25 के बाद वो सिलचर चला गया पिट एनडीपीएस के डिटेंशन के मुताबिक जी। और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो पहले पंजाब की जेलों में था, खरड़ सीआईए में उसकी इंटरव्यू भी हुई। उसके बाद एक प्रोटेक्शन लेके एक कानून की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको
बिठाया हुआ है जेल जो है गुजरात की। आप देखिए कि वो उधर बैठा चंडीगढ़ में भी मर्डर करा रहा है और बॉम्बे में भी मर्डर करा रहा है और एक्सटॉर्शन भी करा रहा है। और अगर सीआईए खरड़ बैठा है तो उसकी इंटरव्यू पुलिस करवा रही है। ये सारी बातें जो पंजाब में एक दांत कथा है वो ये है कि कोई ना कोई सरकार इन गैंगस्टर्स को, जैसे पहले था कि पॉलिटिशियंस गैंगस्टर्स को मदद कहते हैं, इनसे मदद लेते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं फिर कह देते हैं कोई बात नहीं अब इसको मार दो। शुरू तो ये ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो सिचुएशन अब पहुंच गई है इसमें, जैसे सुशील जी ने कहा है, ये ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है स्टेट और सेंटर के बीच। अब तो मैटर एफबीआई के पास है। ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी स्वाय स्पोर्ट के। लेकिन एक बात इसमें अच्छी जरूर हो रही है कि अब जब एफबीआई ने, कनाडा ने और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर इंटरवीन किया है और उसको उसने निज्जर के मर्डर के साथ कनेक्ट किया है, ये बहुत बात बढ़ गई है। ये आप जितना मर्जी ब्लेम कर लें, बीजेपी वाले कर लें, मेरे कांग्रेस वाले कर लें, मेरे आप वाले कर लें हमारी स्टेट से, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन उसका एफबीआई ने जो किया है उसको मैं दाद देता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। अब पंजाब को इसका बेनिफिट ये होगा कि ये वाले जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई एक्स्ट्राडिशन में चक्कर में पड़ जाएंगे इस, और हम गोल्डी बैठा उधर भी, उसके ऊपर $50,000 का इनाम रखा है, गोदारा के ऊपर भी प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारों कंट्रीज ने एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना के 1 साल में इन्वेस्टिगेशन की है। अब उनके पास ड्रग्स का ट्रेड, ऑर्गेनाइज क्राइम का ट्रेड और एक्सटॉर्शंस का ट्रेड, किलिंग्स का ट्रेड, उनके पास पूरा एविडेंस है जो कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन पंजाब को जरूर इसका रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सटॉर्शन, ड्रग किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स पंजाब में हो जाती थी ज्यादा सबसे। सो इसका फायदा हमें होगा। लेकिन मैं बीजेपी वालों को और आपको कहना चाहता हूं कि पंजाब के साथ जो बॉर्डर मिलता है वो बॉर्डर पंजाब का बॉर्डर नहीं है, वो बॉर्डर हिंदुस्तान का बॉर्डर है। पंजाब का बॉर्डर हिमाचल से मिलता है और राजस्थान से मिलता है, और कुछ थोड़ा पार्ट अबोर के साथ और हरियाणा और राजस्थान से मिलता है। थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, ब्रेक का वक्त हो चला है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि देशभक्ति का मुखौटा पहनकर आतंक का क्रूर चेहरा है, और जग्गू भगवानपुरिया गैंग जो कि जेल और कस्टडी से बेखौफ धमकियां देता है, रविंद्र सिंह ढांडा गैंग जो कि ट्रकों के जरिए सफेद जहर की सप्लाई करता है, और अब एफबीआई की हिट लिस्ट में लॉरेंस, जग्गू और ढांडा आ चुके हैं। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सरहद पार गैंगस्टर का दी एंड। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अगला सवाल मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार बहल जी आप ही से रहेगा। राजकुमार जी, एफबीआई की इस कार्रवाई ने तो यह साफ कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो अपराधियों का बचना नामुमकिन है, लेकिन इस कार्रवाई ने पंजाब पुलिस के सिस्टम के उस छेद को उजागर कर दिया जिसके जरिए ये गैंगस्टर कानून को ठेंगा दिखाकर विदेश भागने में कामयाब रहते हैं। क्या माने, क्या पंजाब पुलिस इस अंतर्राष्ट्रीय तमाचे से सबक लेगी या फिर क्रेडिट लेने की होड़ में असल कमियों को दबा दिया जाएगा? देखो सर, बात ऐसी कि जो हमारी पंजाब पुलिस है, अगर आप उनके ऊपर सवाल उठाएंगे तो ये बहुत गलत बात होगी। ये वही पंजाब पुलिस है जब आतंकवाद का दौर था, इन्होंने खत्म किया था, पंजाब के अंदर शांति लेके आए थे। ये वही पुलिस है जिसने पंजाब में एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा की थी। इन्होंने बहुत शहीदियां दी हैं, इनके बच्चे बेचारे मारे गए थे। अगर आप एलिगेशन लगाओ तो ये बहुत गलत बात है। कहने का मतलब जो हमारी पंजाब पुलिस है वो बहादुर पुलिस है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाना मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। दूसरी बात, नाकामी सेंटर गवर्नमेंट की, मर रहे हो आप लोग पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि पंजाब के अंदर बहुत क्राइम है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिन क्या हुआ था, सुबह 6 बजे एक जिम का जो ट्रेनर था उसको 6 बजे गोलियां मार दी गई थी। कहां पे थे वो?
हरियाणा के अंदर अगर हरियाणा की बात की जाए तो वहां पे तकरीबन 1042-45 मर्डर होते हैं साल के जनाब। सबसे ज्यादा वहां पे मर्डर होते हैं। 1742 वहां पे बलात्कार होते हैं। 451 से ज्यादा वहां पे किडनैपिंग होती है। ये हालात है वहां के हरियाणा के। बस इन्होंने एक ही काम पकड़ा हुआ है, कैसे बदनाम किया जाए पंजाब को। कभी ये फिल्म बना लेते हैं उड़ता पंजाब, कभी इन्होंने फिल्म बनाई उड़ता हरियाणा, उड़ता गुजरात, उड़ता राजस्थान, उसकी बात नहीं करेंगे। अगर आप अभी आप ढिल्लों साहब बोल रहे कि जो बॉर्डर है उनके उनसे वहां से ड्रग्स आ रहा है। आपने देखा होगा कि 3000 किलो से ज्यादा जो गुजरात जो मुंद्रा पोर्ट है वहां पे ड्रग्स पकड़ा गया था, जिसकी आपने देखा होगा कि 2025 उन्होंने बोला कि वो खा गए, चूहे खा गए। अगर ड्रग्स वहां से आ रहा है, सप्लाई हो रहा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोई हुई है? इनकी एजेंसियां सोई हुई है। बस इनका काम है सियासत करना, इनका काम है पंजाब को बदनाम करना। आज पंजाब के अंदर ये हालात है कि जहां पे हमने रोजगार दिया, 70,000 से हमने पंजाब के बच्चों को नौकरियां दी। और एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, जो हमने वादे किए, चाहे हेल्थ कार्ड की बात की जाए, लोग हेल्थ कार्ड के ऊपर 10-10 लाख का इलाज करा रहे हैं। अगर एजुकेशन की बात की जाए, तकरीबन 300 ज्यादा हमारे IIT बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। सिर्फ बीजेपी को क्या करना आता है? मंदिर लूटना आता है, जब मंदिरों की चोरी करते हैं। इसलिए ये लोग सिर्फ धर्म की सियासत करते हैं। इन्होंने कभी पंजाब की बात नहीं की, कभी पंजाब के किसानों की बात नहीं की, सिर्फ सियासत लोग जो करते हैं। लेकिन पंजाब को नशे से बदनाम करना, गैंगस्टर से बदनाम करना, ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात, हमारी पंजाब पुलिस बहुत बहादुर पुलिस है, उसके ऊपर उंगली करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि ये हमेशा बीजेपी वाले हमारी पंजाब पुलिस के ऊपर उंगली करते हैं। कभी हरियाणा पुलिस की बात करते हैं, कभी गुजरात पुलिस की बात करते हैं। यहाँ पे इतना मुद्रा पोर्ट के ऊपर इतनी स्मगलिंग होती है, उसको तो रोक नहीं पाए। और किस मुद्रा पोर्ट के ऊपर आया, कौन है उसका मालिक, उसके ऊपर क्यों नहीं FIR की? ये बात सोचने वाली कि जो 70% हिंदुस्तान के अंदर नशा आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? बॉर्डर से, गुजरात से। वहां पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कारण क्या? वहां पे बीजेपी सरकार है। बीजेपी का एक एजेंडा है, किसी ना किसी तरीके से पंजाब को बदनाम किया जाए, पंजाब की सरकार को बदनाम किया जाए, सरदार भगवंत मान को बदनाम किया जाए। पर अब हमारे पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं इस बात को कि पंजाब के लोग बीजेपी को अपने गांव में नहीं आने देंगे। पता उनको, जो वही बीजेपी है जिन्होंने हमारे 750 से ज्यादा किसान इन्होंने हमारे जब किसान बिल लाए थे, और वो वही बीजेपी है जिन्होंने हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चढ़ाई और उनको मारा गया। दोबारा लौट के आऊंगा। पसंद सवाल करता है मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी आपसे रहेगा, क्या मानते हैं आप, पंजाब के खिलाफ कनाडा और UAE जैसे देशों पर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट किया कि अब वहां की सरकारें भी इन गैंगस्टर को पनाह देने से कतरा रही? और क्या मानते हैं अश्विनी जी, क्या वक्त बदल चुका है और भारत की नीतियां बदल चुकी है? और क्या अब संदेश साफ है, चाहे कोई अपराधी कनाडा के किसी भी कोने में छिपा हो या अमेरिका के किसी शहर में छिपा हो, एजेंसियां उसको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगी। गैंगस्टर पर गिरी यह अंतरराष्ट्रीय गाज क्या इस बात का सबूत है कि अपराध का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत कानून की सलाखों के पीछे होगा? लोकेश जी, देखिए, हिंदुस्तान की सरकार कई देशों के साथ मिलकर आतंकवाद और जो है अपराध के खिलाफ लड़ रही है। और राजकुमार जी की बात से मैं सहमत हूं कि पंजाब की पुलिस एकदम बहादुर पुलिस है। पुलिस के इकबाल पर कहीं सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन सवाल जो है, देखिए, मैं प्रदेश में आज कोई संगठित अपराधी गिरोह नहीं रह गया। क्यों? नेतृत्व परिवर्तन। क्योंकि यहाँ की पुलिस पहले जो है भैंसे और बकरियां खोजती थी आजम खान की, तो पुलिस वही है, लेकिन वहां पर जो उसका नेतृत्व है वो बदल चुका है। तो यही है पंजाब में। पंजाब के बॉर्डर पर अभी ढिलन साहब ने कहा कि जो वाकई स्मगलिंग हो रही है वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से है। ढिलन साहब, इसीलिए केंद्र सरकार ने जो है अभी स्मार्ट बॉर्डर का जो मामला बनाया है, चाहे ड्रोन की बात कर लीजिए या 4 डायमेंशन की सुरक्षा की बात कर लीजिए, ये भारत सरकार को क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो नशे का तस्करी हो रहा है वो तो भाई ब्रांड एम्बेसडर जब वहां का मुख्यमंत्री ही है तो वो तो होगा ही होगा, उड़ता पंजाब हो चाहे कुछ हो, उस नशे के ब्रांड एम्बेसडर वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। वो तो स्वयं जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात और राजकुमार जी ने बहुत सत्य कहा,
कि गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई, इसका मतलब कि वहां की पुलिस चौकन्नी है, वहां की एजेंसियां चौकन्नी है, पकड़ ली गई। जवाब भी आपने दे दिया। कहाँ भाई, पंजाब में कहाँ अडानी के पकड़ी ऊपर जा रही एफआईआर है? क्यों नहीं की नहीं पकड़ी आपने? जा रही है। उनके पोर्ट से अरे पकड़ी भाई, अब गई, मैंने आपके बीच आपने में अडानी के ऊपर मैंने एफआईआर आपके क्यों बीच में की? नहीं बोला। राजकुमार जी एक एक अरे करके क्यों बात की कर आपने रहे बौखलाहट हैं। नहीं, एफआईआर उनके ऊपर? राजकुमार दर्शक भी जी, हमारे क्यों नहीं की कार्रवाई राजकुमार आपने? जी बातों को सुन बौखलाइए सके। नहीं, बौखलाइए नहीं। अरे हम गुजराती की बौखलाइए बात नहीं। करते हैं। आपने राजकुमार नहीं जी अपने नहीं, निवेदन है, आपके एक बीच एक में तो करके नहीं बात बोला करें। क्या मैंने। बोला? आपको दर्द क्या क्यों? बोला आपने? धीरज, धैर्य रखिए, क्या बोला? धैर्य रखिए, आपके पार्थ नरेंद्र धैर्य मोदी जी, रखो, शीर्ष पार्थ, प्रधानमंत्री जी हमारे, पार्थ धैर्य एक रखो, कॉन्फ्रेंस करने का दम धैर्य नहीं उनके रखो पास। विद्रोह हो रहा है विदेशों इतना के अंदर उतावला उनका। राजकुमार उसकी जी बात मेरा कौन आपसे करते इसी हैं? निवेदन है, उतावलेपन एक में एक करके विद्रोह बात होते हैं। रखिए। उसकी बात डिबेट कौन में बहुत करते हैं? कम समय है, हम मुद्दों पे ही बात करेंगे। आपका नेता, राजकुमार जी देखिए रखिए वो अपनी बात। शाही जी। केजरीवाल जी की तरह मत चिल्लाइए ना, वो जाने दीजिए, उनको सब लोग जान गए हैं। आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोल रहे अपनी हैं, बात रखिए थोड़ा ना, शाही धैर्य जी रखिएगा तो टिप्पणी अच्छा करना लगेगा। छोड़िए। क्योंकि आपके वो केजरीवाल जी नानी और दादी और बच्चों की कसम खा के तो उन्होंने नाच पिटवा लिया। आप तो कम से कम एक सीजन्ड व्यक्ति लग रहे हैं। आपके सम्मान के साथ कहता हूं कि मैंने आपके समय में नहीं बोला, सब लोग अपने आप बोले। ये अकुलाहट जो है उचित नहीं होता है। देखिए अब जनाब, हमारी पंजाब पुलिस के आपको मैंने ऊपर आईना एलिगेशन दिखाया। लगाए देखिए थे, राजकुमार जी, जहां हमारे राजकुमार जी, मुख्यमंत्री के ऊपर गलत अरे भाई बोलेंगे तो फिर आपका हम समय जवाब आए देंगे तो राजकुमार उसका। जी मुझे आपको जितनी मौका गालियां दिया देनी ना, है दे लीजिए। अब सुन लीजिए क्या चुप कह नहीं रहे हैं। अरे बैठेंगे। भाई मत चुप बैठिए, हमारे हम मुख्यमंत्री कहाँ कह रहे हैं चुप। राजकुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे करते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है, एक एक नरेंद्र करके मोदी बात जी एक रखेंगे तो कॉन्फ्रेंस दर्शक नहीं समझ किया आज पाएंगे, तक। नहीं तो वक्त यूं ही विदेशों में चला जाते हैं जाएगा। और विदेशों में उनका विद्रोह होता है। शाही जी जल्दी से अपनी बात को किसी का रखिए। जवाब नहीं दे पाए आज तक वो। जी अब कैसे रखें ये बताइए लोकेश भाई, कैसे बात ठीक है, रखें? वो सुन मुझे रहे ये हैं, रखिए आम अपनी आदमी बात को। पार्टी जो है, कम से कम ये बीच में अकुलाहट, मैंने तो बड़ा धैर्य का परिचय दिया, आपकी रखिए बातें अपनी धैर्य बात से सुनी रखिए। और नोट भी किया। आपने जो बोला मैंने नोट किया। लेकिन ये जो धरातल के ऊपर वाले हैं ना, हवा में, तो जो उड़ता पंजाब आप ही के लिए बना है, आपके मुख्यमंत्री के लिए बना है, कि दूसरे उड़ता देश हुआ में जाकर जो गुजरात है नहीं है। लड़खड़ाते अब हुए अपनी पाए बात जाते रखिए हैं, ना। उनके लिए बना है, ठीक ना? उड़ता हुआ तो थोड़ा उत्तर रुक प्रदेश जाइए भी ना है, भाई, उड़ता थोड़ा रुक हुआ जाइए, समय कम राजस्थान है। भी है, समय उड़ता कम है, हुआ मेरा हरियाणा दोनों भी से है। निवेदन है, बार बार निवेदन वो भी तो है। उड़ता रखिए भी अपनी है, बात वो शाही ना। जी जल्दी से आपका उसके बाद मुख्यमंत्री भी निवेदन। है, उसके आपका बनाओ मुख्यमंत्री फिल्में, भी है, गुजरात के ऊपर फिल्में बनाओ, आपका, वहां पे अरे बनाओ आपका ना गुजरात मुख्यमंत्री के भी ऊपर उड़ता हुआ फिल्में। है। अरे राजकुमार बहल साहब आपके क्यों? नेता अब के आप ऊपर देखिए, बलात्कार का पूरे केस दुनिया ने लगा। जिसको देखा, सबसे ज्यादा भ्रष्ट, अगर जो स्वयं सबसे भ्रष्ट आपके देखिए स्वयं हमारा बात जो मुद्दा है ना, मुझे आपके साफ तौर मिनिस्टर पर लग हैं, रहा है आप दोनों उससे जिनके ऊपर भटक रहे बलात्कार हैं। के रिश्वत के आरोप लगे हैं, ठीक है, उसकी भी बात एक करनी सवाल थी मेरा आप लोग। सुशील जी से रहेगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। सुशील जी, पंजाब में छोटे छोटे गैंग भी उभर आए हैं और इनमें नाबालिग और पहली बार गोली चलाने वाले युवक भी शामिल हैं। क्या कहेंगे सुशील जी, क्या युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा है और हथियार जो है वो आसानी से मिल जाते हैं? क्या पंजाब के युवा जल्द पैसे और ताकत के लिए गैंग में शामिल होते हैं और इनमें विदेश जाने की संभावना, गाड़ी खरीदना, ताकत मिलने के वादों से क्या अपराध की दुनिया में इन्हीं तौर तरीके से खींचा जाता है? लोकेश जी, जो आपने बातें बोली हैं सभी इंक्लूडेड है। जितनी भी बातें बोली सभी रीजन है गैंगस्टर के बढ़ावे के लिए। एक तो जब से जो गैंगस्टर में ये होड़ लगी है ना जिम्मेवारी लेने की, फेसबुक पे डालने की, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने की, और उससे ज्यादा जिसके भी नंबर ऑफ गैंग्स, नंबर ऑफ अपने गुर्गे बताने की, उससे ज्यादा ये जो गैंगस्टरवाद बढ़ा है। रही बात अपना भी जो गैंगस्टर में बेरोजगारी या कुछ नशे का, ड्रग्स का और फैमिली सपोर्ट का, सोशल सपोर्ट का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारी बातें इंक्लूड है। यही कारण है कि हमने ये चीजें जो आज हम देख रहे हैं, एक समाज में मैं बताता हूँ अनरेस्ट बहुत है। सबसे ज्यादा जो हाकम होता है ना, हाकम हाकम समझते हो, जो सरकारें होती हैं, जो जिसने किसी की बात सुननी होती है या किसी को अपने इंसाफ के लिए उसने कुछ देना होता है, इंसाफ के लिए बहुत डिले है यहाँ। कोई माने चाहे ना माने, हम एक दूसरे पे ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, अपने प्रवक्ता बड़े अच्छा सब रख रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई ही इसकी सबसे बड़ी जड़ है। कोई नहीं चाहता कि गैंगस्टर कैसे बने। हमें कभी आज तक ये नहीं दिखाया गया कि गैंगस्टर बन क्यों रहे हैं। ये नहीं, गैंगस्टर रोकने की तो हम कभी कोशिश ही नहीं कर रहे।
हम तो गैंगस्टर खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम नशा खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम रोकने की तो नहीं कर रहे ना कोशिश। मैंने नहीं सुना किसी से भी आज हम ये रोकने जा रहे हैं जी, करने जा रहे हैं जी। हाँ जी, हम खत्म कर दिया, जड़ से कर देंगे, आगे भी कर देंगे, नामो निशान नहीं मिटाएंगे। जब तक ये स्पीड पे चलोगे उतनी स्पीड से ही ये जो समाज है, ये जो यंगस्टर है, यंगस्टर की जो मैच्योरिटी लेवल है वो इतना नहीं होता जितना हम जैसे लोग। अदरवाइज गैंगस्टर को ये तो पता नहीं है कि मेरी जो आयु है वो 20-22 साल के या 30 साल की है, लेकिन जो डीएसपी है, एसएचओ है, उसकी आयु सदा रहेगी। बिल्कुल। आज गैंगस्टर 35 साल में उसका क्या वजूद रहता है, लेकिन वहां पे डीएसपी आज जो है वो आज 35 साल 50 साल के बाद भी आप देखोगे डीएसपी उस सब डिवीजन का डीएसपी होगा। ये नहीं होगा कि डीएसपी खत्म हो जाएगा। सेम चीज यंगस्टर को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। कैसे समझाना, कौन कौन से तरीके हैं, ये तो बड़ी बहुत लंबे विषय की बात है जी। लेकिन जो भी हो रहा है पंजाब में या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिम्मेवारी दोनों की है। बिल्कुल। ये नहीं कह सकते भी कि एक बॉर्डर से आया, जैसे सर ने बताया, एडीजी साहब ने भी, बॉर्डर तो हिंदुस्तान का। आज मैं कह दूं नहीं जी पंजाब में, और हमेशा एक बात हमेशा ख्याल रखें कि जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, वो भी हमारे हैं जी। वो हमारे बच्चे हैं। अब कहीं एनकाउंटर होता है, मुझे तो दुख होता है, अच्छा होता है बुरा होता है ये नहीं पता, लेकिन मर तो हमारे ही रहे हैं ना। इसमें लॉ लॉ का जो मतलब है, प्रोसेस ऑफ लॉ अगर इन पूरी तरह से लागू होगा तभी हम कहीं ना कहीं सेफ हो सकते हैं। नहीं आप देखो दिन पर दिन बस से हालात माड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी आप ही से रहेगा। जनवरी 2026 में पंजाब के टांडा में आप नेता बलविंदर सिंह की हत्या हुई और उसी हत्या के मामले में नागरा एक निर्दोष परिवार को फंसाने की धमकी दे रहा था, और अगर एफबीआई ये मामला सामने नहीं लाती तो 3 निर्दोष लोग हत्या के आरोप में जेल में होते, शायद उनका एनकाउंटर भी हो जाता। भारत में शिकायत करते रह जाते, अमेरिका की एजेंसी ने उन्हें बचाया। अब 2023 का कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला हो या फिर 2023 का न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की असफल कोशिश का मामला हो या फिर 2024 में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो, इन तीनों मामलों में विश्नोई गैंग का नाम सामने आया। आपको नहीं लगता ढिल्लों साहब, सवाल तो बनता है 3 साल में भारत सरकार ने आखिर किया क्या? कनाडा से संबंध बिगड़ गए, अमेरिका से तनाव बढ़ गया, क्या इसीलिए विश्नोई जेल में बैठकर अपने नेटवर्क को चलाता रहा? रुकेश जी देखो, ये आपने जो सवाल पूछा है ना जी, इस सवाल में इतना कुछ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको पता जरूर है कि वो क्या कर रहे हैं। और जब लोग पंजाब में किसी को पूछोगे ना, आगे लोअर लेवल की पुलिस को पूछोगे, जनरल पब्लिक को पूछोगे, वो आप वाला है, किसी भी पार्टी वाला है, बीजेपी वाला भी है जो ग्राउंड पे वर्क काम कर रहा है, उसको पूछोगे तो पंजाब में एक कॉमन बिलीफ है, विश्वास है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई बिश्नोई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो नजर भी आ रहा है जी। और उसका फायदा किसने लिया है? वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने लिया है, एफबीआई ने लिया। जी। अगर तो लॉरेंस बिश्नोई हर महीने हर 15 दिन में जेल चेंज करता रहता तो उसकी सर्वेलेंस एफबीआई कर ना पाती। लेकिन किसी तरीके से भी मैनेज हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती थी या किसी और की गलती थी, उन्होंने अच्छा काम किया कि एक जगह पे बैठे उसका सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, सर्वेलेंस कर लिया और रिकॉर्ड बना लिया। दूसरी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ये गैंगस्टर से जैसे जग्गू और ये सारे पहले इकट्ठे थे, फिर 2 ग्रुप बन गए। अब ये भी सुनने में आया बीच में और लगा भी और उसमें प्रूफ भी हुआ कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का भी झगड़ा हो गया। उसके कारण जो उसका छोटा भाई है वो इंडिया वापस आ गया डिपोर्टेशन करके, और पैरी का मर्डर हुआ चंडीगढ़ में, वो लॉरेंस बिश्नोई ने कराया साबरमती जेल में बैठ के, बाबा सिद्दीकी का कराया साबरमती जेल में बैठ के, और गोल्डी ने दुबई में बैठ के, जो नजदीकी था लॉरेंस बिश्नोई का, वो दुबई में कराया। सो
एक्सटॉर्शन भी वहां से हो रही है। ये सारी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूर ख्याल करने की जरूरत है। आज से कुछ साल पहले, 2 साल पहले भी एक पॉडकास्ट में और एक टीवी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हम कभी ये करते थे कि जब पाकिस्तान टेररिज्म की बात करता था तो हम कहते थे टेररिस्ट को सपोर्ट मत करो, एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। अब ये नजर आने लग गया है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी भाई को और उसके साथियों में हिंदुस्तान में कोई प्रोटेक्शन मिल रही है, इसीलिए एफबीआई ने इसको उठाया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। हमारे को पंजाब का फायदा होगा। अगली बात आपने की कि नेक्सस जहर की है, ये जो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने प्रेस रिलीज की है 8 पेज की एफबीआई ने, वो मैंने उस दिन ध्यान से पढ़ी सी, एक कनाडा टीवी के साथ इंटरव्यू में भी बताया था। उसमें उन्होंने 2 बातें की हैं, एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जब उन्होंने उस इंस्पेक्टर नागरा को नॉमिनेट किया है उसमें $4 लाख की एक्सटॉर्शन में, उसने सिर्फ एक एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात नहीं की, उन्होंने कहा है नेक्सस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, फिर कहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। पंजाब पुलिस को तो तभी चाहिए था कि प्राइमा फेसाई केस बन गया है और इस इंस्पेक्टर के खिलाफ तभी ही क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाता। इसके 2 फायदे होंगे पंजाब को और हिंदुस्तान को कि लॉरेंस बिश्नोई की एक्स्ट्राडिशन और जग्गू भगवानपुरिया की एक्स्ट्राडिशन, और अगर इस इंस्पेक्टर के खिलाफ भी केस रजिस्टर हो जाता है तो जितनी देर तक हमारे ट्रायल नहीं पूरे हो जाते, हम अच्छी तरीके से सारा कुछ देख नहीं लेते, ये एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकेगी। हमारा एक्स्ट्राडिशन एक्ट कहता है, बेशक हमारी एक्सेशन ट्रीटी 97 के यूएस के साथ हुई है, 87 में कनाडा के साथ हुई है, पर बीजेपी वाले जो मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं और आप वाले बैठे हैं, इन दोनों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो हिंदुस्तान का बॉर्डर है और बड़ी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण हमारे भी गले में वो हड्डी पंजाब वालों के पड़ी हुई है, जैसे जे&के वालों के, राजस्थान वालों के और गुजरात वालों के। ये जो बॉर्डर है लेह लद्दाख से लेकर गुजरात के कच्छ तक, इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और मैंने बहुत बार कही है कि जितनी देर तक आप आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्टेट पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस, ये सारों का कोऑर्डिनेशन ग्रुप नहीं करते, ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स एम्युनिशन, ड्रग्स की स्मगलिंग बंद नहीं करते, हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू ड्रग की ट्रांजैक्शन, पंजाब के हवाला ट्रांजैक्शन करने वाले जो ट्रेडर हैं उनके ऊपर आप शिकंजा नहीं कसते, जैसे मिस्टर सुशील ने बताया था, इकोनॉमिक शिकंजा नहीं कसते, हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारा बॉर्डर परफोरेशन ड्रोन आने के बाद हमारी जो हमने फैंसी की थी 0 हो गई, लेकिन जे&के, पंजाब, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक डीजी रैंक का ऑफिसर इस कोऑर्डिनेशन के लिए तैनात करना चाहिए। नंबर 2, हमारे को कोई मुश्किल नहीं है, हम इतनी बड़ी पावर कहते हैं, हम एक सतलुज जैसी मूवी को तो 2 दिन में ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन इतने बॉर्डर पे हम कहते हैं हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट आर्मी है, और हम लार्जेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री को बिठा के बैठे हुए हैं, और हमें बॉर्डर परफोरेशन रुकनी चाहिए। ड्रग्स भी स्मगल हो रही है, एमुनिशन भी हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे अंदर आके इधर हिट कर रहे हैं। दिल्ली में भी हिट किया, लाल किले में। अब 0 टॉलरेंस टू ड्रग्स, 0 टॉलरेंस टू टेररिज्म, 0 टॉलरेंस टू करप्शन। ठीक है राजकुमार जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्या कहेंगे एक्ट नहीं करेगी? जब पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री नहीं हटे, जब राम मंदिर में घोटाले के आरोप लगे, ट्रस्ट के लोगों ने सिर्फ इस्तीफे दिए, और जब भारत की जेलों से अमेरिका में हत्याओं का नेटवर्क चलता रहा, गृह मंत्री अमित शाह मौन रहे। क्या उनकी जवाबदेही नहीं? जो काम भारत की एजेंसियों को करना था राजकुमार जी, वो एफबीआई ने किया। आखिर हमारी एजेंसियां कर क्या रही थी? अमेरिका में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और भारत से जुड़े खतरनाक नेटवर्क की जानकारी सामने आती है, लेकिन घंटों बाद भी भारत सरकार को कोई बयान ही नहीं आता। क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना बेनती करता हूं कि आज मुझे ये बताना कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मुझे बताओ कितनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी तो विदेशों में जाते हैं तो लोग इनका
विद्रोह कर रहे हैं कि गो बैक मोदी जी, गो बैक मोदी जी, कारण क्या? लोगों का मन उग गया इस सरकार से, क्योंकि ये ऐसी भ्रष्ट सरकार है। आप इनके मंत्री देख लो, किसी के ऊपर करप्शन के किसी के ऊपर मर्डर के केस लगे हुए हैं। कई ऐसे इनके मुख्यमंत्री जिन्होंने साथ साथ कत्ल किए हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे इनके मतलब के हालात हैं। कुलदीप सिंगर लगा लो, कुलदीप सिंगर जो जिसका नाम है, वो भी इनके मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर बलात्कार के केस लगे हुए हैं। पार्टी जो ना, अब देश को पता चल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो इसलिए इनसे लोगों का मन उग चुका है। ये सिर्फ सियासत करते हैं, वोट बैंक की। इन्होंने कभी देश की बात नहीं की, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की बात करते हैं। जहां जहां हमारे मोदी जी जाते हैं, वहां वहां अडानी को जमीन दे देते हैं। 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन किसको दी? अडानी को। कभी भी इन्होंने पंजाब के किसानों के, हिंदुस्तान के किसानों के कभी बात नहीं की। फिर रोजगार की बात करते, जब इनकी सरकार आई तो ये बोलते थे 15-15 लाख रुपए देंगे, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन बाहर से लेके आएंगे। पर ये लोग फेल रहे। कारण क्या है? इनका सबसे बड़ा कारण है कि कहते जो हमने कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा। धक्केशाही। मतलब आज तक मैं हैरान हूं, कितने मुख्यमंत्री आए हैं, जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री अपने सरदार भगवंत मान जी, वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी वो प्रेस से भागते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? देश के प्रधानमंत्री हो, बताओ विदेशों में गए थे, ये चीजें हम करके आए हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा अश्विनी शाही जी से रहेगा, वक्त हमारे पास कम है, आपके पास सुनिए। शाही जी, क्या मानते हैं आप, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है? सवाल सीधे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर पंजाब के कई बड़े रंगदारी मामलों में नामजद अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे अपराधी पंजाब पुलिस के नीचे से फर्जी पासपोर्ट बनाकर देश से बाहर उड़ कैसे गए? सवाल अब यह भी है, जब तक अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने एक्शन नहीं लिया, तब तक पंजाब पुलिस सिर्फ फाइलों और कागजी कार्रवाई यानी कि रेड कॉर्नर नोटिस के भरोसे आखिर क्यों बैठी रही? और एक सवाल यह भी है, गैंगस्टर जेल के अंदर से पंजाब में अपना नेटवर्क चलाते रहे, रंगदारी के फोन आते रहे, लेकिन पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क इसको रोकने में नाकाम क्यों रहा? क्या मानते हैं? देखिए लोकेश जी, अभी डिलन साहब ने जो है अचानक एकदम केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया और पंजाब पुलिस को क्लीन चिट दे दी कि पंजाब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है डिलन साहब, आप लोग सर्विंग रहे हैं, उसमें हमको कुछ नहीं बोलना, हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं। लेकिन जो दिख रहा है, आपने कहा है, मैं उस पर 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो ये हो गया, दूसरा जो अमेरिकी जांच अभी हुई है, हिंदुस्तान की एजेंसियों का कोई भी अधिकारी उसमें शामिल नहीं पाया गया है। ये भी उसके बाद एक रिपोर्ट आई है कि उसमें कोई शामिल नहीं पाया गया है। तीसरी बात यह है कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और जिसकी सरकार है उसका मुखिया ही कहता रहा कि भाई हम तो खालिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जाके आतंकियों के घर पे रहते हैं तो बढ़ावा मिलेगा। ये बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जब से ये लोग आए हैं बढ़ावा दे रहे हैं। और जो देश को बांटने वाले लोग ऐसी आपको मेरी बातें बड़ी चुभ रही है राजकुमार जी, मतलब यानी कि हमारा निशाना सही लग रहा है। अपराधियों को संरक्षण देने वाले आप ही लोग हैं। पंजाब के अंदर नहीं, एकदम आप जो है अपराधियों को संरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी बताना चाहूंगा लोकेश भाई, केंद्र सरकार ने बहुत कदम उठाया है। पूरे काम की बात नहीं हो पा रही है। जो बॉर्डर रखिए अपनी बात जा रहे हैं, अभी तक किसी सरकार ने वो काम नहीं किया है। पंजाब सरकार कुछ भी करे, कुछ भी कहे, इन लोगों को तो वो भी दिक्कत हो गई थी कि बीएसएफ को हमने पीछे का 50 किलोमीटर तक का दे दिया था, तो पंजाब सरकार का सबसे पहले नहीं रखा था, क्योंकि इन सारी तस्करियों में, सारी चीजों में पंजाब के सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ की आम आदमी पार्टी जब से आई है मिलकर सब काम करा रही है। ठीक है शाही जी, सब करेंगे, लेकिन हम उसको दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि भारत की सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया, जिस तरीके से हमने मजबूती से 370 को हटाया, उसी तरीके से ये जो टेररिज्म और बॉर्डर को हम स्मार्ट बॉर्डर बना रहे हैं, उससे हम बहुत कुछ चीजें खत्म कर ले आएंगे। अगर उस बीच में कोई प्रदेश सरकार का
जो नेता ठीक है या उसके शाही जी, मुखिया सुन कोई लिया आपकी आते हैं बात तो को। उनको भी नहीं बख्शा जाएगा अगर वो ठीक है, प्रश्रय ठीक देते है, हैं तो। जल्दी जी। से रखिए अपनी बात, ढिल्लो जी। मैं बीजेपी के मेरे साथी प्रवक्ता को तो सिर्फ कहना चाहता हूं कि आपने बाकी सारे जवाब दे दिए, कोई बात नहीं। मैंने आपको एक जो हिंदुस्तान की सरकार के साथ डायरेक्टली लिंक्ड बात है, वो है जो लेह लद्दाख से लेकर गुजरात तक हमारा बॉर्डर है और सर आपकी पंजाब और बात मान रहा हूँ जे के सर, बॉर्डर में आपकी पोरोसिटी बात है। मान रहा हूँ ढिल्लन साहब मैं। उसके बारे में आपकी सरकार, जी गवर्नमेंट ऑफ, वो हिंदुस्तान का बॉर्डर है। पंजाब या जे का बॉर्डर तो हमारा इसलिए है कि हमारी लोकेशन है। अगर मध्य प्रदेश हम मध्य प्रदेश होते, हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम ना होती। उसके लिए मैं चाहता हूं, बड़ी पॉजिटिवली बात कह रहा हूं कि उसके लिए जी जी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो एफर्ट करने चाहिए वो अभी उतने नहीं हो रहे जितने चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता शुरू हो पार्टी के गया प्रवक्ता है, अश्विनी इसको आप शाही ये जी, करके आम आदमी चलिए। पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार बहल जी और गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी और सुशील कुमार जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल कहा जा रहा, जो कल तक दूसरों की जान की कीमत को तय करते थे, जो जेल की सलाखों के पीछे या फिर सात समुंदर पार बैठकर मौत का खेल रचते थे, आज यही इंटरनेशनल गैंगस्टर खुद अपनी जान की भीख मांगते नजर आएंगे। कानून का शिकंजा अब इतना छोटा और सख्त हो चला है कि बड़े से बड़े सिंडिकेट के आकाओं का घमंड मिट्टी में मिलने वाला है। ग्लोबल एजेंसियों की चौतरफा घेरेबंदी और भारत सरकार के कड़े रुख से आज गैंगस्टर कांपने पर मजबूर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने जिस डिजिटल और ग्लोबल नेटवर्क के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया, वही ग्लोबल नेटवर्क अब उसके खात्मे का कारण बनता नजर आ रहा है। भारत के एनआईए से लेकर दुनिया भर के इंटरपोल और यूएस सिक्योरिटी एजेंसी तक हर कोई इस सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने में जुटा हुआ है। अब साफ है, कानून का घेरा इतना छोटा हो चला है कि इस गैंग के सिपह सालारों के लिए अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई और भारत की एनआईए के बीच बढ़ते तालमेल ने गैंगस्टर की रातों की नींद को उड़ा कर रख दिया है। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज नेशनल।